हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास 12th में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में। कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्टीशनिंग ऑफ अ सेट। किसी सेट में हमें पार्टीशन करने हैं मेरे दोस्तों। ये एक पार्टीशनिंग ये जो टॉपिक है सर, ये हमारी एनसीईआरटी में कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप इस साल का सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पार्टीशन का एक नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है पार्टीशनिंग, बहुत से स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं होता है, तो उन्हीं को मैं ये वीडियो के माध्यम से आज इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। जिससे ये टॉपिक आता है बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं आता दोस्तों वो इस वीडियो के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, इक्विवेलेंस क्लास जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है, और ऐसे ही हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है मेरे दोस्तों। तो एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उससे हम लोग नाम दिया करते थे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखिए ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है। अगर आपने मेरा रिलेशन एंड फंक्शन का फुल चैप्टर वाला वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, और उसके माध्यम से बच्चों आप टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ सकते हैं। जो इक्विवेलेंस क्लास का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। मतलब रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी जो है वो आपने पहले पढ़ रखी है। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा से आपको तीनों कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूं मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आ चुका है। रिलेशन आर ऑन सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कहता है कि रिलेशन आर इस सेट ए पर बनाया गया है और रिलेशन के अंदर एक्स वाई कब आएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन क्या है, मॉड्यूलस के अंदर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। ओके, अब जैसे यहाँ डिविजिबल बाय 3 बोला है, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6, ऐसी डिविजिबल की जगह मल्टीपल आ सकता है। मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5 6 7, ऐसा कुछ भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब बोला क्या गया, शो दैट दिस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये हमने फुल चैप्टर वाले वीडियो में पूरा समझ लिया था भाई। ठीक है, अगर आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम बच्चों, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उन कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कोई रिलेशन तीनों हो जाता है तो वो इक्विवेलेंस बन जाता है। ठीक है, मैं करके इस क्वेश्चन को दिखाता हूं कि इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करना है। राइट, देखिए बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहा हूं बच्चों में। रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन तब होता है कि अगर मान लो x a का एलिमेंट है तो x, x रिलेशन r का एलिमेंट होना चाहिए। राइट, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, x अगर a का एलिमेंट है तो x, x इस रिलेशन r में होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, 1 a का एलिमेंट है तो क्या 1, 1 इस रिलेशन में होगा। तो सोचो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। क्या 0 डिविजिबल बाय 3 है, आप बोलेंगे यस है। 0 तो डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, कुछ भी आप लिख सकते हैं यार, है ना। तो 0 तो हर एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर से डिविजिबल है ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि भैया 1 1 भी इसके अंदर होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में से जब आप खुद को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली बचना तो 0 है और वो डिविजिबल बाय 3 होता है, तो रिफ्लेक्सिव है। प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि x एलिमेंट है सेट A का। x अगर सेट A का एलिमेंट है बच्चों, तो इस हिसाब से ना हमें ये चेक करना होगा कि क्या x, x इस रिलेशन R का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। तो आपका जवाब होगा यस है। कैसे, एज x में से अगर x घटा लो और मॉडुलस भी लगा लो तो बचता क्या है, 0। क्या 0 डिविजिबल बाय 3 है, विच इज यस डिविजिबल बाय 3। सो हम क्या बोल देंगे बच्चों कि R जो है वो क्या बन गया, उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल दिया जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो है भाई। अब आती है बात सिमेट्रिसिटी पे। सिमेट्रिक किसी रिलेशन को कब बोला जाता था, सिमेट्रिसिटी। देखिए मेरे दोस्तों, सिमेट्रिक कोई रिलेशन कब होता है, सिमेट्रिसिटी के लिए बच्चों कंडीशन थी कि अगर x, y रिलेशन में है तो
y कॉमा एक्स भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी कोई रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो देखिए सिमेट्रिसिटी के लिए मैं लेट कर लेता हूं, मान लेता हूं कि एक्स वाई इस रिलेशन में है, चाहे तो मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं, जैसे 1,4। बताओ भाई क्या 1,4 इस रिलेशन में होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे होगा। क्यों होगा? मॉड्यूलस के अंदर 1 - 4 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल, डिविजिबल बाय 3। अब सोचिए इसका उल्टा, क्या 4,1 इस रिलेशन में होगा? तो आप बोलेंगे यस होगा, 4 - 1 3, वो भी डिविजिबल बाय 3 होता है भाई। तो सिमेट्रिक तो है यार, सिमेट्रिक तो है। अब प्रूव करने के लिए तरीका क्या है? हम लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करता है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मॉडुलस के अंदर x - y जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो गया। अब एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहा है भाई क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए मॉडुलस के अंदर x - y इज डिविजिबल बाय 3। अब ये अगर डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि पक्की बात है इस x - y के फैक्टर्स में 3 आता होगा और कुछ और भी आता होगा जिसे मैं अल्फा नाम दे रहा हूँ। सर कुछ और का मतलब क्या है? देखो 3 का पहाड़ा पढ़ लो यार, 3, 6, 9, 12, जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होता है उसके प्राइम फैक्टर में 3 तो होगा ही, ठीक है। और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी उसमें देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे 2 × 2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको कि आप 4 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे इसको 3 × 3 लिख सकते हो, इसे 3 × 2 लिख सकते हो। तो 3 तो होगा ही, पर उसके अलावा अल्फा भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों x - y यानी ये जो x - y है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि इसके फैक्टर्स में 3 भी आता होगा, कुछ और भी आता होगा, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस ले लिया कॉमन और उस माइनस को कर दिया राइट में ट्रांसफर, यानी कि बन गया माइनस का 3 अल्फा। अब देखो y - x के फैक्टर में क्या आ गया? 3 आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं y - x के बाहर मॉडुलस भी लगा दूं, उसके फैक्टर में भी 3 होगा, और इसलिए ये क्या होगा? ये डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। और डिविजिबल बाय 3 हो गया, सो बच्चों मैं क्या बोलूँगा? सो y, x भी इस रिलेशन R से बिलोंग करेगा। तो बच्चों इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो चुका है। तो सिमेट्रिक भी है। अब लास्ट चीज रहेगी भैया ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, अब ट्रांजिटिविटी में मेरे दोस्तों इसमें क्या होता है यार? ट्रांजिटिविटी में मेरे दोस्तों 3 चीजें देखते हैं कि एक्स वाई अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और वाई जेड रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जेड भी रिलेशन से बिलोंग करे, ठीक है। लो भाई लेट कर लो कि एक्स वाई रिलेशन में है एंड वाई जेड भी इस रिलेशन में है। एक्स वाई और वाई जेड दोनों ही इस रिलेशन में है, ऐसा मैंने लेट कर लिया, ठीक है। और अब मेरे को क्या चेक करना है कि एक्स जेड भी इस रिलेशन में होना चाहिए। अब देखते हैं है कि नहीं है। तो देखिए ये 2 चीजें तो मैंने लेट कर ली कि रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस के अंदर x - y एंड मॉडुलस के अंदर y - z दे बोथ आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है, ऐसा मैं लेट कर रहा हूं। अब इसका 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो नंबर है x - y उसके फैक्टर में 3 आता होगा, कुछ और भी आता होगा। y - z का 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि इसके फैक्टर में 3 भी होगा, कुछ और भी होगा, सही बात है। अब देखिए ये 1 ये 2, इक्वेशन 1 में प्लस कर दो इक्वेशन 2, तो x - y प्लस y - z 3 अल्फा जमा में 3 बीटा, तो यहाँ पे y से y कैंसिल, बचेगा x - z, इनमें 3 कॉमन, हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि x - z के फैक्टर में 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? मॉडुलस के अंदर x - z इज डिविजिबल बाय 3, और इस वजह से मैडम क्या बोल देंगे कि x, z भी रिलेशन R से बिलोंग करता है, और इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। अब सोचिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है मेरे दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि ये डिविजिबल बाय 3 जैसे इसने बोला है, तो डिविजिबल बाय 2 भी आ सकता है, डिविजिबल बाय 5 भी आ सकता है, 10 आ सकता है यार, ठीक है। ऐसा बोल सकता है कि मॉडुलस के अंदर x - y एक इवन नंबर है, ठीक है। तो बच्चों आप इस तरह के कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए कुछ बच्चे प्रैक्टिस के लिए कह भी रहते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए
कौन सी किताब यूज़ की जाए। तो देखो बच्चों, मैं आपको यही बताऊंगा यार कि आप लोग अपनी, देखो अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग अपने एनसीईआरटी को पहले ढंग से एकदम कर लो, पूरा एकदम कंप्लीट, ठीक है ना, सारे एग्जांपल्स के साथ में। जितने कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए भाई, ठीक है। सीबीएसई एक सपोर्ट मटेरियल इशू करती है भाई, उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि उसमें सॉल्यूशंस वगैरह नहीं होते हैं भाई, लेकिन क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और जब आपका सारा का सारा सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तब बारी आती है कि आप 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। और वो प्रैक्टिस कम से कम होनी चाहिए आपकी 10 से 15 बार। ज़्यादा बार कर सकते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 10 बार तो करो यार, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस भी अगर करनी है ना, तो वो नए वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना। यानी कि पुराने वाले सैम्पल पेपर उठा लिए हैं और उनको सॉल्व करने में लग गए हो, नहीं, लेटेस्ट वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, वही जो लेटेस्ट जो डिफिकल्टी लेवल है सब वो ना बेटा नया वाला पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। और तैयारी देखो 10-15 पेपर जब आप करोगे ना, तो एग्जाम में मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को सोच पाओगे, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि हाँ वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ तो रखा था, लेकिन पेपर में आपको समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो दिमाग को ना तैयार करना पड़ता है, माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो वो आपको एग्जाम से पहले करना पड़ेगा, और इसलिए 10-15 पेपर आपको कम से कम सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा बच्चों, ठीक है। देखो वैसे तो मेरे पास किताबें सारी हैं, लेकिन जो किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट देखता हूँ। देखिए बच्चों, जो बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ वो है ओसवाल बुक्स के नाम से बच्चों ये बुक है। इससे आप लोग मार्केट से, कोई आपके घर के आसपास जो भी बुक शॉप हो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इस बुक की बात बच्चों मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो बुक इन्होंने बनाई है, ये एक्चुअल में इन्होंने लेटेस्ट रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रखी है। आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने शायद इसके अलावा कुछ और किताबें खरीदी होंगी, उन्हें मालूम होगा कि उनकी किताबों में ये क्लेम जरूर किया गया होगा कि ये जो बुक है ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं। कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन डाल रखे हैं, फॉग गॉफ कंपोजिशन के क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो इस तरह की चीजें आप लोग को वहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब उन बुक्स के नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, वरना कहीं वो बुक्स वाले परेशान हो जाए, मेरे को फिर परेशान ना करने लग जाए, ठीक है। तो नाम तो उन किताबों का नहीं लूंगा, लेकिन हाँ जो चीज़ अच्छी मार्केट में है उसको बेटा मैं जरूर रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस किताब को देखो मेरे पास ये भी है, इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लगभग सभी पब्लिशर्स की बुक मेरे पास है, ठीक है। अब मैं तो देखो उन किताबों को अफोर्ड कर सकता हूँ यार, लेकिन हर एक स्टूडेंट उन सभी किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी जो कीमतें भी हैं 440, 480, 350, 300, ये सब रेट इन सबके हैं यार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो इतनी सारी किताबें तो पढ़ेगा नहीं, ना इतनी सारी किताबों को खरीदेगा। बुक भाई कोई एक ऐसी खरीदो जिसमें आपको एक ही बुक के अंदर सब कुछ मिल जाए। तो भाई ये जो बुक है, ठीक है, पढ़ने का फील भी इस बुक में आएगा। दूसरा, सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बन रखी है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आजकल जो है मैथ्स में केस स्टडीज जो आने लगी हैं, तो केस स्टडीज मेरे दोस्तों आपको इसमें देखने को बड़े इजीली मिल जाएंगे यार, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब, जो पास्ट 10 ईयर की जो क्वेश्चन है वो सब बेटा आपको इसमें जरूर देखने को मिलेगा यार, ठीक है। तो देखो अगर आपको मार्केट में जब जाओ ना, तो बुक शॉप वाले के पास बहुत सारी किताबें होती हैं, एक बार सब किताबों को खुद कंपेयर करना, फिर आपको जो बेस्ट लगे तब आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि कौन सी बेस्ट है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको परचेज कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए ऐसा है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन की जब मैं बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिटिविटी तीनों यहाँ पर चेक कर ली है, ठीक है। तीनों है, तो यानी कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। लेकिन अब एग्जाम में ना देखो इसमें एक नई चीज ऐड करेगा, पार्टीशनिंग या फिर इक्विवेलेंस क्लास। अब वो क्या चीज होती है, जरा वो चीज जरा समझना बच्चों। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है मेरे दोस्तों, जरा उसको समझते हैं एक बार। देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन में क्या देगा, ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करो, किसकी, 1 की। 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करो। ऐसे 3 की भी पूछ सकता है, 4 की भी पूछ सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी 1 की इक्विवेलेंस क्लास समझते हैं कि क्या है। देखिए बच्चों ऐसा है ना, सेट था A 1 2
3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये जो एलिमेंट है 1, ये 1 इस रिलेशन में इन सब में से किस किस से कनेक्टेड है, ये सोचो। कनेक्टेड है मतलब क्या 1 इस 1 से जुड़ा हुआ है? सोचो 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। क्या 0 डिविजिबल बाई 3 है? आप बोलोगे यस। क्या 1 2 से कनेक्टेड है? सोचो 1 माइनस 2 क्या आएगा? -1 1, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक, ऐसी 3 से कनेक्टेड नहीं है। 1 और किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ। 1 और किसके साथ कनेक्टेड है? 7 के साथ। तो जो 1 था मेरे दोस्तों वो इन 3 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों इन 3 एलिमेंट को ही बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इसको लिखने का तरीका होता है 1 लिखो और इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो एक सेट बनाओ बेटा, और सेट के अंदर क्या एलिमेंट लिखेंगे? वो सब एलिमेंट जो इस 1 से रिलेटेड हैं। कौन कौन रिलेटेड है? 1 4 7, 1 4 और 7। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में 2 की इक्विवेलेंस क्लास भी लिख सकते हो। 2 की, 2 बताओ 2 किससे कनेक्टेड होगा? एक तो 2 से और 5 से और कोई नहीं, बस 2 के साथ और 5 के साथ। ऐसे ही अगर पूछा नहीं है, पूछा सिर्फ किसका था? फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ठीक है, बट मैं आपको 2 की भी बता दी, मैंने 3 की भी बता दी। 3 में क्या होगा? 3 एक तो 3 से कनेक्टेड होगा, 3 दूसरा 6 से कनेक्टेड होगा भाई। 3 माइनस 3 0 और 3 माइनस 6 3 इवन। ऐसी 4, 4 जो 4 किससे कनेक्टेड होगा? एक तो 1 से, 4 जो होगा एक तो 1 से कनेक्टेड होगा, और 4 जो होगा एक वो 4 से कनेक्टेड होगा, 4 जो होगा एक वो 7 से भी कनेक्टेड होगा। ऐसे मेरे दोस्तों 5 किससे कनेक्टेड होगा? 5 कनेक्टेड होगा एक तो 2 से, फिर 5 से। 6 कनेक्टेड होगा, 6 होगा एक तो 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, एक होगा 3 से, दूसरा होगा 6 से, 3 से और 6 से, और लास्ट रहेगा 7 किससे कनेक्टेड होगा? 7 किससे? एक तो होगा 1 से, फिर 4 से, फिर 7 से। 1 4 और 7। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 7 इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की और 7 की। इन सब की इक्विवेलेंस क्लासेस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये वो सब एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड हैं, ये वो सब एलिमेंट है जो 2 से रिलेटेड हैं, ये वो सब एलिमेंट है जो 3 से रिलेटेड हैं। ये होती है इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, अब इन सभी इक्विवेलेंस क्लासेस में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करो बच्चों, सोचो, ये जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं 147 2536, 147 2536, 147, ये सभी इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर सेम और दे आर डिसजॉइंट सेट्स। या तो ये सभी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होती हैं, या फिर ये सभी इक्विवेलेंस क्लासेस डिसजॉइंट सेट्स होती हैं। देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। अच्छा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये और वो सेम है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती हैं या तो सेम होंगी भाई, या फिर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 147 ये एक इक्विवेलेंस क्लास है। 25 ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास है। 36 ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो इक्विवेलेंस क्लासेस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 147 लिख दिया, 25 लिख दिया, 36 लिख दिया। अब 147 दोबारा नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी लिख चुका हूँ एक बार। 25 लिख चुका हूँ, 36 लिख चुका हूँ, 147 में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, ये जो 3 बेटा सेट मैंने लिखे हैं, इनको नाम दिया जाता है पार्टीशंस। ये सब क्या है? पार्टीशंस। ये पहला पार्टीशन है, ये दूसरा पार्टीशन है, ये तीसरा पार्टीशन है भाई। 3 पार्टीशन मेरे दोस्तों यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 पार्टीशन है बेटा, इन 3 पार्टीशन की खास बात होगी। अच्छा, पार्टीशन बना कहां से? पार्टीशन इन इक्विवेलेंस क्लासेस के जरिए हम लोगों को मिला है।
ठीक है। जो भी यूनिक इक्विवेलेंस क्लासेस थी उनको हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, पार्टीशंस नाम दे दिया है। अब इन सभी पार्टीशन में जो खास बात बेटा आप देखेंगे कि अगर मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालूं, जो भी पार्टीशन मेरे पास है इनका जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा, खाली फाई। ये याद रखने वाली बात होगी भाई, पार्टीशंस जो होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि इनका यूनियन कर दो, सभी पार्टीशंस का यूनियन कर दो दोस्तों, तीनों का जब मैं यूनियन कर देता हूं भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या बन जाएगा, सेट ए। आपको सेट ए देखने को मिल जाएगा भाई। तो ये भी एक बात याद रखने वाली है कि जो भी पार्टीशंस बनते हैं उन पार्टीशंस में कुछ भी कॉमन नहीं आता, उनका जब मैं यूनियन कर दूं तो सेट ए बन जाता है भाई। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। अब देखिए आप लोग इक्विवेलेंस क्लास समझ गए, पार्टीशन समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि किसी रिलेशन में, किसी इक्विवेलेंस रिलेशन में मैक्सिमम कितने पार्टीशन हो सकते हैं और मिनिमम कितने पार्टीशन हो सकते हैं। जरा समझना दोस्तों, देखिएगा मैं आपसे कहता हूं कि एक सेट है ए, रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3, एक आइडेंटिटी रिलेशन है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहां पर देखो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। इक्विवेलेंस तो है ये रिलेशन, ठीक है। बताओ इस 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 1 किससे कनेक्टेड है, 1 से। उस 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, तो सोचो 2 किससे कनेक्टेड है, 2 से। उस 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी बच्चों, तो सोचो 3 किससे कनेक्टेड है, आप बोल देंगे 3 से, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये पहली इक्विवेलेंस क्लास, दूसरी इक्विवेलेंस क्लास, तीसरी इक्विवेलेंस क्लास, तीनों इक्विवेलेंस क्लास डिफरेंट है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये मेरा पहला पार्टीशन है, पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन और तीसरा पार्टीशन। बताओ भाई कुल मिला के कितने पार्टीशन बन गए, 3 पार्टीशन बन गए। यहां पर इसके अंदर एलिमेंट भी कितने थे, 3 ही एलिमेंट थे। तो यानी कि जितने एक के अंदर एलिमेंट होते हैं उतने ही मैक्सिमम पार्टीशन बन सकते हैं भाई, ठीक है। और मैक्सिमम पार्टीशन कब बनेंगे, जब रिलेशन कैसा होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा मिनिमम का देखते हैं एक बार, ए है मान लेते हैं 1 और 2, ठीक है। और रिलेशन हमें दे रखा है 1 1 1 2 2 1 और 2 2। देख सकते हैं ये तो ए क्रॉस ए बन गया ना, यही रिलेशन दे रखा है मान लो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसलेटिव सब कुछ है भाई, ये चेक कर सकते हो आप लोग आराम से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 1 2, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, तो आप बोलोगे कि 1 जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, तो 1 1 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 के साथ भी कनेक्टेड है। इस 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी भाई, 2 की इक्विवेलेंस क्लास, तो आप क्या बोल देंगे 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। तो बच्चों ये पहली इक्विवेलेंस क्लास और ये दूसरी इक्विवेलेंस क्लास, अब देख सकते हैं दोनों सेम ही तो हैं, तो एक ही पार्टीशन बना, एक ही पार्टीशन बना, क्या बना भाई 1 और 2। तो देखो ऐसा है ना, मिनिमम एक पार्टीशन तो बनता ही है, और मैक्सिमम कितने बन सकते हैं भाई, जितने इसके अंदर एलिमेंट है। बात समझ में आ रही दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर इफ ए में है m एलिमेंट्स, ए में है m एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम जो पार्टीशन बनेंगे वो बनेंगे m, और मिनिमम जो पार्टीशन बनेंगे वो बनेगा 1, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को याद रखना बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसके साथ ही बच्चों ये टॉपिक हमारा होता है समाप्त। इस पर बेटा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन जरूर बन सकता है।
ये ध्यान रखो बच्चों, जो भी टाइम आपके पास बचा है, 2-3 महीने जो भी बचे हैं, हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को आप लोगों ने यार अच्छे से यूटिलाइज करना है। प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। अगर अभी मेहनत आप लोग करेंगे तो रिजल्ट आपका कल को जरूर अच्छा आएगा। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा यार तो मेरे को भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी बच्चों। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। जहाँ पर भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं यार तो मुझे बताओ, कमेंट आप लोग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, आप लोग को पता होगा, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ आप लोगों को वहाँ पर। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट पर या फिर किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बेटा आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, अब हम आपसे सीधे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।